सरकारें मिडिल क्लास को एक आत्मा रहित कंकाल समझती हैं जिसकी हड्डियों पे चढ़ के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहती हैं। सर, इस देश का मिडिल क्लास कमर तोड़ मेहनत करता है, लेकिन इस मेहनत के बावजूद मिडिल क्लास गरीब हो रहा है, अमीर नहीं हो रहा। गरीबों के लिए तो अक्सर सब्सिडीज और स्कीम्स लाई जाती हैं जो कि लानी भी चाहिए। अमीरों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, रिबेट, टैक्स इंसेंटिव्स, न जाने क्या क्या लाया जाता है, लेकिन इस देश के मिडिल क्लास को कुछ हासिल नहीं होता। ऐसा लगता है कि सरकारें समझती हैं कि देश के मिडिल क्लास के ना सपने हैं ना अरमान है, लेकिन वो सोने का अंडा देने वाली वो मुर्गी है जिसकी गर्दन जब चाहे मरोड़ के टैक्स वसूल लिया जाए। इसी के चलते सर मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में मांग यानी कि डिमांड इसलिए गिर रही है क्योंकि इस देश का मिडिल क्लास सिकुड़ रहा है। तमाम आंकड़े एफएमसीजी सेक्टर से लेके गाड़ी बेचने वाले कंपनियों की सेल्स के आप उठाकर देखेंगे तो वो आपको यही बताएंगे कि इस देश का मिडिल क्लास खर्च नहीं कर रहा, और खर्च इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसकी जेब में आमदनी ही नहीं है। मिडिल क्लास खाली सेंसस के लिए नहीं है सर, उसके भी अपने अरमान हैं, उसके अपने सपने हैं। 1989 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक पिक्चर बनी थी जिसका नाम था हनी आई श्रंक द किड्स। मुझे लगता है भारत देश में वर्ष 2025 में पिक्चर बननी चाहिए हनी आई श्रंक इंडियाज मिडिल क्लास। सर, मैं आपको साफ तौर पे बताना चाहता हूं कि मिडिल क्लास टैक्स उससे वसूला जाता है जैसे उससे किसी अधिकार से हम टैक्स ले रहे हैं और सुविधा उसको एहसान मुताबिक दी जाती है। सर, नेस्ले इंडिया के अभी आंकड़े आए जो इस देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनियों में आता है। उस आंकड़ों में यह पता लगा कि 8 वित्तीय वर्षों में इस वर्ष सबसे कम ग्रोथ उन्होंने दर्ज कराई है। और जब नेस्ले इंडिया के चेयरमैन से यह बात पूछी गई कि क्यों आप अपनी लोएस्ट ग्रोथ पर आ गए, तो नेस्ले इंडिया के चेयरमैन ने कहा कि भारत का मिडिल क्लास खरीद नहीं रहा, भारत का मिडिल क्लास सिकुड़ रहा है। मैं महंगी गाड़ी और महंगे मकानों की बात नहीं कर रहा सर, लेकिन सस्ती गाड़ी और सस्ते मकान जो मिडिल क्लास खरीदता है उनकी डिमांड घटती जा रही है, उसकी प्रोडक्शन घटती जा रही है, जिसका सीधा इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी पर है। काफी चर्चा हुई सर सरकार द्वारा कि हम मिडिल क्लास के लिए 12 लाख की टैक्स रियायत लेकर आए। मैं सर बतौर चार्टर्ड अकाउंटेंट ये बताना चाहता हूं कि ना ही ये टैक्स एग्जेम्पशन है, ना ही ये टैक्स डिडक्शन है, ये एकमात्र टैक्स रिबेट है। इस रिबेट का स्वागत हम सब करते हैं, हम सबको खुशी हुई, लेकिन मैं आपको इन तीनों में फर्क बताना चाहता हूं और ये दिखाना चाहता हूं कि कैसे चोर दरवाजे से इंडियन मिडिल क्लास से अभी भी इनकम टैक्स वसूला जा रहा है। पहली चीज सर, ये इनकम टैक्स एग्जेम्पशन नहीं है। एग्जेम्पशन होता है जैसे एक सोर्स ऑफ इनकम पर इनकम टैक्स लगे ही ना, जैसे कि इस देश में एग्रीकल्चरल इनकम, खेती बाड़ी से जो कमाई होती है उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। ये वो नहीं है। ये टैक्स डिडक्शन भी नहीं है। टैक्स डिडक्शन होता है कि फर्ज करिए आपने साल में 15 लाख रुपए कमाए, इनकम टैक्स डिडक्शन आपको 12 लाख रुपए की मिली, तो 15 घटा 12 3 लाख पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ये टैक्स डिडक्शन भी नहीं है, ये टैक्स रिबेट है। यानी कि 12 लाख तक अगर आपने पैसा कमाया साल में तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना, लेकिन जैसे ही 12 लाख से ज्यादा, फर्ज करिए आपने 12 लाख 1,000 रुपए कमाया, तो पूरे 12 लाख 1,000 पे आपके स्लैब अनुसार आपसे इनकम टैक्स वसूला जाएगा। और दूसरी चीज, कैपिटल गेन्स पे, यानी कि अगर आप अपने कोई मकान बेचते हैं, सोना बेचते हैं, इक्विटीज बेचते हैं, शेयर्स बेचते हैं, उस पर जो कैपिटल गेन पे, मुनाफे पे लगता है टैक्स, वो इस 12 लाख की सीमा में नहीं आएगा, उस पर आपको अतिरिक्त टैक्स देना पड़ेगा। सर, लेकिन इस 12 लाख की रियायत से कितने लोगों को भारत देश में फायदा हुआ, यह भी समझने की आवश्यकता है। हम 140 करोड़ की आबादी वाले देश में रहते हैं जिसमें मात्र 8 करोड़ लोग इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं, और इन 8 करोड़ लोगों में से मात्र 3 करोड़ लोग इनकम टैक्स भी भरते हैं। यानी कि 8 करोड़ लोग इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं, 5 करोड़ लोग जीरो इनकम दिखा के अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं, जीरो टैक्सेबल इनकम, और उनसे कोई इनकम टैक्स नहीं वसूलती। लेकिन जो बाकी 3 करोड़ बचे, मात्र वो ही इनकम टैक्स भरते हैं। तो किन लोगों का फायदा हो रहा है ये भी समझने की आवश्यकता है। और इसका मुकाबला आप करिए सर, सीएमआई का डेटा बताता है कि इस देश में कंजम्पशन के आधार पे 43 करोड़ इंडियन, 43 करोड़ भारतीय भारत की मिडिल क्लास में आते हैं। 43 करोड़ में से मात्र 2 से 3 करोड़ लोगों को ही इसका फायदा होने जा रहा है। उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन बाकियों के लिए क्या? वित्त मंत्री जी ने यह फैसला जब सुनाया तो कहा कि इससे भारत की कंजम्पशन बढ़ेगी, खपत बढ़ेगी,
और इकोनॉमी का चक्का, इकोनॉमी का पहिया चलने लग जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं और इस सदन में भविष्यवाणी करता हूं सर कि इस टैक्स रियायत से इस देश की कंजम्पशन नहीं बढ़ने वाली। अगर आप वास्तव में इस देश की खपत यानी कि कंजम्पशन बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इनकम टैक्स के साथ साथ जीएसटी नाम का टैक्स कम करना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी वो टैक्स है जो इस देश का अमीर से अमीर आदमी और गरीब से गरीब आदमी भी देता है। जब गरीब आदमी अपने घर में चूल्हा जलाने के लिए माचिस खरीदता है तो उस पर भी जीएसटी देता है, और अमीर आदमी जब सफर करने के लिए मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू खरीदता है उस पर भी जीएसटी देता है। जीएसटी वो लोग भी देते हैं जो इनकम टैक्स नहीं भरते, जीएसटी वो लोग भी देते हैं जिनको सरकार उन 80 करोड़ भारतीयों को जिनको फ्री राशन देती है, जीएसटी उनसे भी वसूला जाता है। तो सही मायने में अगर आप भारत में खपत यानी कि कंजम्पशन को बढ़ाना चाहते हैं, इकोनॉमी रिवाइव करना चाहते हैं, तो आपको जीएसटी कम करना पड़ेगा और जीएसटी स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। सर, मिडिल क्लास इस देश का सबसे देशभक्त क्लास है जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है। और सर, जब नौकरी से लौटता हुआ साधारण पैंट शर्ट पहने मिडिल क्लास का आदमी मेट्रो की लाइन में खड़ा होता है तो उसे यह चिंता नहीं होती कि घर जाकर कौन सी पिक्चर देखूंगा या कौन सा पकवान खाऊंगा। उसे यह चिंता होती है कि मैं अगले हफ्ते अपने बच्चों की फीस कैसे भरूंगा, बाबूजी का ऑपरेशन कैसे कराऊंगा, या बड़े साल नौकरी कर ली अब एक स्कूटी खरीद लेता हूं, लेकिन जब बाजार जाता है तो पता लगता है वो स्कूटी जो 4 लाख की जो 40,000 की मिलती थी वो अब 1 लाख रुपए की मिलने लगी, या वो ऑल्टो गाड़ी जो 3-3.5 लाख की मिलती थी अब 10 लाख रुपए की मिलने लगी। ये सच्चाई है सर, और इसलिए है क्योंकि सर सैलरी बढ़ती नहीं, बचत होती नहीं, सिर्फ और सिर्फ महंगाई बढ़ती है। और सर, मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा, रिपोर्ट्स बताती है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया बताता है कि सैलरी औसतन मात्र 3% बढ़ी है पिछले वित्तीय वर्ष में, जबकि फूड इन्फ्लेशन 10%, हेल्थ केयर इन्फ्लेशन 15% और कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन और न जाने कितनी इन्फ्लेशन तो इनसे कहीं ज्यादा ऊपर आंकड़ों पर आज मंडरा रही है, लेकिन उसके मुकाबले सैलरी मात्र 3% बढ़ी। सर, देश का मिडिल क्लास एक बहुत बड़े डेट ट्रैप में भी फंसने जा रहा है। मैं ये भी भविष्यवाणी आज करना चाहूंगा, क्योंकि भारत का हाउस होल्ड डेट टू जीडीपी रेशियो आज 40% पे खड़ा हो गया। सरल भाषा में बताऊं तो भारत के मिडिल क्लास परिवार आज रोजमर्रा के जीवन के लिए, अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए लोन लेने पर मजबूर हो गए हैं, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड के जरिए हो, या चाहे वो अन्य प्रकार से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ब्याज पर पैसा लेना हो। यानी कि जो सैलरी 1 तारीख को आती है वो पहले ही आपके रोजमर्रा के जीवन में जो आपने खर्चा करने के लिए ब्याज पर पैसा लिया हुआ है उसके भुगतान में लग जाती है, और इंडिया का मिडिल क्लास एक डेट ट्रैप में फंसता जा रहा है। ये लोन कोई मकान बनाने के लिए या दफ्तर खरीदने के लिए या एसेट क्रिएशन के लिए नहीं है, ये डे टू डे एक्सपेंसेस मीट करने के लिए, जो भारत के मिडिल क्लास को एक डेट ट्रैप में खड़ा करता जा रहा है। सर, सैलरी तो 7 तारीख को आती है महीने की, लेकिन 1 तारीख को मकान मालिक आ जाता है दरवाजे पे दरवाजा खटखटाने की किराया दो, और सारी उम्र काम करने के बाद एक मिडिल क्लास का आदमी सोचता है कि अंत में रिटायरमेंट के समय एक छोटा सा अपना मकान, जमीन खरीद के मकान बनाऊंगा। जमीन खरीद के मकान बनाना तो छोड़िए सर, आज रियल एस्टेट के प्राइसेस आपकी अर्निंग्स, मिडिल क्लास की अर्निंग्स के मुकाबले इतने ज्यादा हैं कि रिटायरमेंट 2-3 जन्म काम करने के बाद, रिटायरमेंट लेने के बाद भी शायद वो 2 BHK अपार्टमेंट भी नहीं खरीद पाएगा। इसीलिए मिडिल क्लास आज सरकार को वो गाना सुनाना चाहता है कि सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो। सच्चाई यह है सर कि मिडिल क्लास के घरों में जब कभी शादी का कार्ड आता है तो चिंता हो जाती है कि सगन में कितना पैसा देना पड़ेगा, और साथ ही साथ नया सूट सिलवाना पड़ेगा, ट्रेन का खर्चा हो जाएगा, एटसेट्रा। सर, मिडिल क्लास के साथ साथ मैं दूसरा बड़ा मुद्दा जो आज इस वक्तव्य में आपके सामने पेश करना चाहूंगा सर, वो है रेलवे का। सर, रेलवे का एक अतिरिक्त बजट आया करता था जिसकी प्रथा बंद हो गई। आप इस भारतीय रेल के महत्व इसी चीज से समझ सकते हैं कि उसके लिए एक अतिरिक्त बजट सदन में पेश किया जाता था, क्योंकि अब रेल बजट पेश नहीं होता तो उस पर व्यापक चर्चा भी नहीं होती। लेकिन इस वक्तव्य के माध्यम से मैं रेल बजट से संबंधी कुछ चीजें आपके सामने अवश्य रखना चाहूंगा। इस यूनियन बजट 2025-26 में माननीय वित्त मंत्री जी ने 2,55,000 करोड़ की फाइनेंशियल एलोकेशन रेलवेज की कैपेक्स के लिए मांगी है। ये 2009 से 2014 के बीच में लगभग 50,000 करोड़ होती थी, जो आज इतने गुना, 5 गुना बढ़ के 2.5 लाख करोड़ से ऊपर हो गई है। तो इस पे व्यापक चर्चा अवश्य होनी चाहिए। सर, भारतीय रेल जो भारत की लाइफलाइन
कहलाई जाती थी, आज उसकी स्थिति ऐसी है कि अगर मजबूरी ना हो तो शायद कोई यात्री रेल की ओर देखना भी ना चाहे। रेल जनता का रेल जरूर बना रही है और इसका कारण यह है कि भारतीय रेल को अपनी पीआर, सोशल मीडिया कैंपेन्स और रील्स ज्यादा पसंद है, ना कि रेल की सुविधाओं को कैसे बेहतर करना है वो पसंद है। सर, भारतीय रेल एक समय इस देश के 140 करोड़ आबादी का गौरव और उम्मीद हुआ करती थी, गरीबों का सहारा हुआ करती थी। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय रेल की वो स्थिति है जो शायद ही पूरे सब कॉन्टिनेंट के तमाम रेलवे से अगर आप कंपेयर करें तो बद से बदतर होती जा रही है। सर, जितनी आबादी ऑस्ट्रेलिया की है, स्विट्जरलैंड की है, डेनमार्क की है, स्वीडन की और अन्य देशों की है, उससे ज्यादा लोग भारतीय रेल में रोज सफर करते हैं। सर, इतना महत्व है भारत की रेलवे का। लेकिन कई बड़ी चिंताएं आज भारत के एक आम रेल यात्री को सता रही हैं, जो मैं चाहूंगा इस बजटरी एलोकेशन के माध्यम से वित्त मंत्री जी और रेल मंत्री जी इसे एड्रेस करें। पहला है सर, घटती रफ्तार और बढ़ता किराया। सर, जहां दुनिया की ट्रैवल की रफ्तार बढ़ रही है, वहीं भारतीय रेल जो हमारी लाइफलाइन है उसकी रफ्तार घट रही है। पहले तो सर शताब्दी और राजधानी की स्पीड कम कर दी गई ताकि वंदे भारत की स्पीड बढ़ा दी जाए और उसको फास्टेस्ट ट्रेन घोषित किया जाए। लेकिन अब जून 2024 की रिपोर्ट बताती है कि वंदे भारत की भी स्पीड को कम कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि हमारे रेल ट्रैक्स उतने पर्याप्त नहीं है कि इतनी तेज रफ्तार पे वंदे भारत भाग सके। सर, आज हम विश्व गुरु बनने तो अवश्य चले हैं, लेकिन यह बात जाननी भी जरूरी है कि चीन और जापान की सबसे स्लोएस्ट रफ्तार पे चलने वाली ट्रेन भारत की सबसे फास्टेस्ट रफ्तार पे चलने वाली ट्रेन से कहीं ज्यादा तेज दौड़ती है। सर, और अगर रेल धीमी होगी तो देश की इकोनॉमी, देश की अर्थव्यवस्था का चक्का धीमा चलेगा। और किराए की तो सर क्या ही बात करें, जिस वंदे भारत का प्रचार रेल मंत्री जी करते थकते नहीं हैं, आज उस वंदे भारत का किराया इतना है कि गरीब आदमी छोड़िए, आम आदमी भी उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहा। सर, वित्तीय वर्ष 2013-14 में एवरेज फेयर पर पैसेंजर पर किलोमीटर 32 पैसे हुआ करता था। 2021-22 वित्तीय वर्ष में ये 107% बढ़ के 66 पैसा हो गया है। सर, इतने रेल के किराए में इजाफा देखा गया है। हवाई चप्पल वालों को हवाई यात्रा कराने का वादा था सर, लेकिन हवाई चप्पल पहनने वालों को इतना निचोड़ दिया कि शायद अब वो रेल यात्रा के भी लायक नहीं रहे। सर, दूसरी समस्या है, बुरी हालात है थर्ड एसी और सेकंड एसी के। थर्ड एसी, सेकंड एसी को सर एक समय पर जनरल बोगी, एक समय पर लग्जरी माना जाता था, लेकिन आज वो जनरल बोगी से भी बुरी स्थिति में है। अगर टिकट मिल भी जाए सर थर्ड एसी, सेकंड एसी की, तो सीट मिलने की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप बैठेंगे थोड़ी देर में कोई शख्स आकर कहेगा, भाई साहब थोड़ा एडजस्ट करिए, थोड़ा सी रखिए, हमें भी बैठने दीजिए। ये वास्तविकता है। और आप सोशल मीडिया और तमाम तरीके के पोर्टल्स पर आप देखेंगे तो क्या आरामदायक सरकार, क्या आरामदायक यात्रा, आरामदायक सफर भारत सरकार आम रेल यात्री को दे रही है, वो देखकर आप समझ जाएंगे। जैसे कहते हैं ना सर, हिंदी का सफर अंग्रेजी का सफर बन गया है भारतीय रेल के एक यात्री के लिए। कई रूट्स पर आलू की बोरियों की भांति लोगों को ठूसा जा रहा है, और अगर शौचालय में भी, ट्रेन के टॉयलेट में भी सीट मिल जाए तो आदमी अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है। सर, जहां भेड़ बकरियों की तरह भोले भाले लोगों को ट्रेन में ठूसा जा रहा है, पूरी टिकट लेकर सुविधा के नाम पे सिर्फ धक्का दिया जा रहा है। और सर, हमारे देश के भोले भाले आम आदमी इसको अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लेते हैं। सर, मैं तीसरी बड़ी रेल समस्या जो कि है मिसमैनेजमेंट, अव्यवस्था, उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सर, पहले तो रेल की टिकट मिलती नहीं, अगर मिल भी जाए, आपने अगर 2, 2.5, 3 महीने पहले टिकट बुक कराई हो, टिकट कंफर्म हो जाए तो सीट मिलने की कोई गारंटी नहीं। और सर, आप अपना अनुभव देखिए, जब आप सबसे पहले प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं अपनी ट्रेन में चढ़ने के लिए, तो आपको चारों तरफ सिर्फ गंदगी ही गंदगी नजर आती है। अगर बुजुर्गों के साथ या घर परिवार की महिलाओं के साथ आप ट्रैवल कर रहे हैं तो एक क्लीन वॉशरूम तक आपको मुहैया नहीं कराया जाता। और हालात यह है कि लोग मजबूर हैं प्लेटफॉर्म पर अखबार बिछाकर सोने के लिए, और वेटिंग एरिया के नाम पर तो सर सिर्फ एक नेम प्लेट, एक बोर्ड लगा नजर आता है और कुछ नहीं नजर आता। तो सर, ट्रेन पे चढ़ने से लेकर ट्रेन पे उतरने तक की एक बड़ी लंबी फहरिस्त है अव्यवस्था की। यहां तक कि सर, आज जब इस ठंड के मौसम में एक यात्री एक लंबा सफर तय करता है ट्रेन में और सोचता है कि थोड़ा आराम कर लूं, कंबल चादर खोल के ओढ़ने का प्रयास करता है, तो उस कंबल चादर से इतनी बदबू आती है, इतनी दुर्गंध आती है, और उसके
उसके जवाब में रेल मंत्री और रेल मंत्रालय बताता है कि हम महीने में एक बार कंबल धोते हैं। महीने में एक बार कंबल धोएंगे तो सर सुगंध आएगी कि दुर्गंध आएगी, ये मैं चाहूंगा कि सरकार इसका फैसला ले। हाइजीन रिलेटेड कंप्लेंट्स में पिछले 2 वित्तीय वर्षों में 500% का इजाफा हुआ है। ये दिखाता है कि हाइजीन स्टैंडर्ड्स को कितना कॉम्प्रोमाइज करती जा रही है हमारे देश की रेल। और सर अगर प्लेटफॉर्म पे भूख लग जाए तो आपको पानी वाली चाय, गंदे तेल में तले समोसे और छोले भटूरे अवश्य मिल जाएंगे। और इसी के साथ साथ अगर आपने IRCTC का खाना बुक किया हो और रेल विभाग आपको खाना दे, तो जब वेज थाली आप मंगाएंगे तो उसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री मच्छर, कॉकरोच और कीड़े मकोड़े भी नसीब हो सकते हैं। जब आप वेज थाली ऑर्डर करेंगे और ये आपको नसीब नहीं होंगे तो सूखी रोटी, कच्चे चावल और पानी जैसी दाल तो अवश्य मिलेगी। सर महाकुंभ को लेकर कई आयोजन बड़े बड़े किए गए और कहा गया कि भारतीय रेल बड़ी सक्रिय होकर महाकुंभ का आयोजन कर रही है। मैं बताना चाहूंगा कि प्रयागराज का रेलवे स्टेशन और आसपास के कई रेलवे स्टेशन को बंद करना पड़ा क्योंकि सरकार क्राउड मैनेजमेंट नहीं कर पाई। और कहां पर ये स्पेशल ट्रेन चल रही हैं महाकुंभ के लिए, मैं पूछना चाहूंगा कोई व्यक्ति है जिसके पास एक स्पेशल ट्रेन की कंफर्म टिकट है सर? और सर मैं चौथी बड़ी चीज जिस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा वो है आम आदमी से लूट। सर पहले तो IRCTC की वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस प्रकार है कि आप टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। जब बुक करने के लिए थर्ड पार्टी ऐप्स पे जाएंगे तो वो आपसे मोटा कमीशन लेंगी। अब खुदा ना खास्ता आपकी यात्रा कैंसिल हो जाए तो मोटा कैंसिलेशन चार्ज भी आपसे वसूला जाएगा। और प्लेटफॉर्म टिकट की तो क्या बात करें सर, आपके सगे संबंधी अगर आपको प्लेटफॉर्म पर छोड़ने आए तो कितना प्लेटफॉर्म पे खर्चा होता है, कितनी प्लेटफॉर्म टिकट किस रेट पर वसूली जाती है वो आपको पता है सर। और हालात ऐसे हैं कि वहां पर बिस्लरी का पानी आप प्लेटफॉर्म पर खरीदिए तो बिलसेरी का नकली पानी आपको दिया जाता है। ऐसे ऐसे ब्रांड्स के चिप्स, चॉकलेट्स, बिस्किट्स और पानी दिया जाता है जिन ब्रांड्स का आपने कभी नाम नहीं सुना। सर 5वीं समस्या है ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल ट्रेन चलाने की आवश्यकता। सर बुलेट ट्रेन और वंदे भारत से ज्यादा किफायती यात्रा नॉर्मल ट्रेन में हो जाए तो देश का आम आदमी खुश हो जाएगा। आज इस भीषण महंगाई और भयंकर बेरोजगारी का आलम कुछ इस प्रकार है कि लोगों के पास समय ही समय है लेकिन पैसा नहीं है। भले ही आप आधा 1 घंटा रफ्तार धीमी कर दें लेकिन 2000 रुपए में मिलने वाली टिकट को ट्रेन की 500-600 रुपए कर दें तो आम आदमी का बहुत भला हो जाएगा। सर इसी के साथ साथ मैं बुजुर्गों की बंद हुई सब्सिडी पर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 2020 में सरकार ने बुजुर्गों को मिलने वाली रेल टिकट पर जो सब्सिडी थी वो बंद कर दी, जिसके चलते सरकार ने काफी ढोल बजाकर कहा कि वित्तीय वर्ष 22-23 में उन्होंने 2242 करोड़ पैसे 150 मिलियन सीनियर सिटीजन से वसूल किए हैं, यानी कि 2200 करोड़ की रेलवे की इनकम में इजाफा हुआ। अब बताइए सर, क्या हम अपने बड़े बुजुर्गों की हड्डियां निचोड़कर भी पैसा वसूलेंगे? पूरी जिंदगी भर काम करने के बाद एक सीनियर सिटीजन सोचता है कि रिटायरमेंट के बाद तीर्थ करने जाऊंगा, धार्मिक स्थानों पे जाऊंगा, लेकिन आज हम ये सब्सिडी बंद करके उन पर महंगाई का एक बड़ा बर्डन डाल रहे हैं। मैं वित्त मंत्री जी को और रेल मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि अगर ये बड़े बुजुर्ग तीर्थ यात्रा पे जाएंगे तो शायद आप ही के लिए दुआएं मांगेंगे। सर इसी के साथ साथ मैं रेल और जनता की सुरक्षा, ये मेरा आखिरी पॉइंट है सर, इसके टुवर्ड्स भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सर पहले सुरक्षित यात्रा की गारंटी हुआ करती थी, आज कोई गारंटी नहीं। रेल मंत्री कहते हैं हमने कवच सिस्टम नाम का एक नया सिस्टम लागू किया है जिससे अब रेल दुर्घटनाएं बंद हो जाएंगी। सर क्या 1 महीना भी ऐसा बीता कवच सिस्टम लागू होने के बाद जब रेल दुर्घटना का कोई समाचार हमारे पास नहीं आया? सर बीते 5 सालों में 200 से ज्यादा रेल एक्सीडेंट्स हुए हैं जिसमें 400 से ज्यादा लोगों की मौत और अनगिनत लोग इंजर हुए हैं। CAG की वर्ष 2000 जो अभी रिपोर्ट आई वो बताती है कि वित्तीय वर्ष 2018 से 2021 के भीतर जितनी भी ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए उसका 75% कारण लैक ऑफ ट्रैक मेंटेनेंस, यानी कि रेल ट्रैक की मेंटेनेंस में जो कमी है उसकी वजह से रेल की दुर्घटनाएं हो रही हैं। हम ये हाउस 2.5 लाख करोड़ रुपए सैंक्शन करने जा रहा है भारतीय रेल को। मुझे उम्मीद है कि कम से कम ट्रैक मेंटेनेंस तो ठीक ठाक तरीके से रेलवे विभाग कराएगा। सर इसी के साथ साथ जितनी भी ये समस्याएं बताई गई हैं, अगर रेल मंत्री रील से ज्यादा रेल पर ध्यान दे तो अवश्य इसका इलाज हो जाएगा। मैं 4 पंक्तियां एक आम रेल यात्री के अनुभव को एक्सप्लेन करते हुए आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। सर अजब गजब चल रहा है रेल का खेल, हमेशा गाड़ी लेट तो कहीं ब्रेक फेल, महंगी टिकट के बाद भी सीट मिलने की आस नहीं, सुरक्षित पहुंच जाएं इस बात पर विश्वास नहीं।
भिड़ रहे हैं ट्रेनें, मर रहे हैं लोग, रेल मंत्री लगा रहे हैं अमृतकाल का भोग। बुकिंग से लेकर टिकट कैंसिलेशन तक दर्जनों टैक्स का जाल, भेड़ बकरियों की तरह ठूसे जा रहे हैं लोग। कैसे मनाएं अमृतकाल? बेरोजगारों के देश में हो रही है बुलेट ट्रेन की बात, सरकार कैसे समझेगी आम आदमी के मन के जज्बात? रेल मंत्री को रेल नहीं रील पसंद है, टिकट के नाम पर मनमाना बिल पसंद है। खाना मांगने पर मिलता है कॉकरोच, छिपकली और मच्छर। इतना बदहाल हो चुका है हमारी लाइफलाइन का स्ट्रक्चर। आखिर कैसे सुधरेगी व्यवस्था, कैसे बदलेंगे हालात? सरकार समझने को तैयार नहीं आम आदमी के जज्बात। सर, मैं अपने अगले भाग में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आई है, उसका क्या इकोनॉमिक आर्थिक इंपैक्ट भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने जा रहा है। सर, पहले तो 4 फरवरी 2025 को अमेरिका की सेना का एक माल ढोने वाला बड़ा विमान 104 भारतीयों को डिपोर्ट करने के लिए भारत आया। पता लगा कि उन भारतीयों के हाथ में हथकड़ियां और पैरों में जंजीरें थी, बेड़ियां बांधकर उनको लाया गया। बताया जा रहा है कि 7,25,000 ऐसे लोग हैं जो बिना दस्तावेज के भारतीय प्रवासी वहां रह रहे हैं, जिनको अब एक एक कर अमेरिका भारत वापस भेजने जा रहा है। सर, हम चले तो विश्व गुरु बनने थे, वहां अमेरिका ने अपनी मिलिट्री लगाकर हजारों लोगों को डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। मैंने सर किसी बांग्लादेश, पाकिस्तान या श्रीलंका के नागरिक को डिपोर्ट होने की खबर तो नहीं पड़ी, लेकिन भारतीयों के साथ जो अमानवीयता हुई वो जरूर उसकी खबर पड़ी। सर, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि इलीगल माइग्रेशन को तो शायद इलीगल इमिग्रेशन को सदन में बैठा कोई भी व्यक्ति सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन सर जो उस नाउमीदी के शिकार रोजगार की तलाश में युवा गए, उनके साथ जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट हुआ, उसको लेकर तो हमें आवाज बुलंद करनी चाहिए। सर, 40 घंटे तक उनके हाथों और पैरों में बेड़ियां बांध के रखा गया, वॉशरूम तक नहीं जाने दिया गया। सर, इसको लेकर मुझे लगता है शायद इस देश के हर नागरिक का खून खौलता होगा। उसी के सामने इसी एग्जाम्पल के सामने हमारे पास एक और एग्जाम्पल है। इस दुनिया का एक बहुत छोटा सा देश है सर, कोलंबिया। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो को जब पता लगा कि अमेरिका से एक सेना का माल ढोने वाला विमान इसी प्रकार कोलंबिया के नागरिकों को जो बिना दस्तावेज के वहां पाए गए कोलंबिया छोड़ने के लिए आ रहा है, तो उन्होंने उस विमान को लैंडिंग की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि मैं अपना विमान भेजूंगा, कोलंबिया सरकार का विमान, और पूरे सम्मानजनक तरीके से मैं अपने नागरिकों को वापस लाऊंगा। सर, वास्तव में कोलंबिया जो डटकर अमेरिका के सामने खड़ा हो गया, वो असल विश्व गुरु बना इस महीने में तो। और मैं मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से भी पूछना चाहूंगा सर कि वो खुद क्यों नहीं गए इन नागरिकों को, हमारे भाइयों बहनों को रिसीव करने? क्यों हमने जहाज नहीं भेजा, अपना भारतीय वायुसेना का जहाज, उनको वापस लाने के लिए? और जब हमारे पास पहले से ही सूची थी कि इन 104 भारतीयों को डिपोर्ट किया जा रहा है, तो हमने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? क्या अमेरिकी दूतावास से किसी को बुलाया, किसी से चर्चा करी, अपना विरोध दर्ज कराया? और अंत में सर, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा, इन तमाम राज्यों के ये लोग थे जो आए, लेकिन प्लेन को न जाने किस कारणवश अमृतसर में उतारा गया। मैं चाहूंगा इस विषय पर भी, इस स्ट्रैटेजिक डिसीजन पर भी माननीय विदेश मंत्री जी ध्यान आकर्षित करें सदन का। सर, क्या आपने कभी सुना है कि स्विट्जरलैंड का कोई नागरिक, डेनमार्क का कोई नागरिक, ब्रिटेन का कोई नागरिक, नीदरलैंड का कोई नागरिक डंकी रूट के माध्यम से अमेरिका गया हो नौकरी की तलाश में? नहीं सुना होगा सर। भारतीय ही क्यों मजबूर है डंकी रूट के माध्यम से अमेरिका पहुंचकर वहां पर मेहनत मजदूरी, छोटी मोटी लेबर का काम करने के लिए? वो इसलिए सर क्योंकि इस देश में तमाम सरकारों ने हमारे देश के युवा को बेरोजगार रखा। वादा तो था सर 2 करोड़ नौकरियां देने का, लेकिन वो 2 करोड़ नौकरियां दे नहीं पाई सरकार। शायद लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज और अनएम्प्लॉयमेंट के चलते लोग अमेरिका जाने को मजबूर हो गए। मैं बताना चाहूंगा सर, आप इसको इस परिप्रेक्ष्य में भी देखने की कोशिश करें कि अमेरिका के सबसे पिछड़े राज्यों में एक राज्य है मिसिसिपी जो आता है। मिसिसिपी राज्य में अमेरिका की सबसे लोएस्ट पर कैपिटा इनकम है। मिसिसिपी की भी लोएस्ट पर कैपिटा इनकम $48,000 प्रति वर्ष है। उसका मुकाबला करिए सर, कंपेयर करिए भारत की पर कैपिटा इनकम से। भारत की पर कैपिटा इनकम मात्र $1160 है। कहां अमेरिका की सबसे गरीब राज्य की पर कैपिटा इनकम, यानी कि साल में औसतन मिसिसिपी में रहने वाला एक आदमी $48,000 कमाता है, वहां एक भारतीय औसतन $1160 कमाता है। तो क्यों नहीं कोई बेहतर जिंदगी के लिए, ज्यादा पैसा कमाने के लिए अमेरिका जाने पर मजबूर होगा सर। मैं डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जो इकोनॉमिक इंपैक्ट भारत पे पड़ने जा रहा है उस पर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा सर। सबसे पहले H1B वीजाज, ये H1B वीजा जो अब भारी रिस्ट्रिक्शंस के साए में फंसे हुए हैं, इसका सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी को होगा तो भारतीयों को होगा।
सर, वर्ष 2023 में 3,86,000 H1B वीजा एप्लीकेशन अमेरिकी सरकार को आई, जिसमें से 72% एप्लीकेशन भारतीयों की थी। यानी कि अगर H1B मुश्किल होगा तो सबसे ज्यादा मार भारत के स्किल्ड लोगों को पड़ेगी। दूसरा, स्ट्रिक्टर H1B वीजा। अगर स्ट्रिक्टर H1B वीजा होगा और H1B वीजा वालों के वेज में मॉड्यूलेशन करी जाएगी, उसके चलते तमाम वो कंपनियां जो भारतीयों को रोजगार देती हैं अमेरिका में, वो भारतीयों को निकाल कर लोकल अमेरिकन को जॉब्स देंगी, जिसके चलते एक बहुत बड़ी बेरोजगारी की फौज, हिंदुस्तानियों की फौज परेशान हो जाएगी, भारत वापस आने को मजबूर हो जाएगी। सर, तीसरा पॉइंट, ट्रंप के प्रपोज्ड टैरिफ्स। ये टैरिफ्स क्या है सर, जिसकी इतनी चर्चा होती है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन टैरिफ लगाने जा रहा है, प्रपोज टैरिफ लगाने जा रहा है। उसका सरल मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। टैरिफ को आप एक इंपोर्ट ड्यूटी के चश्मे से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए अमेरिका में बैठा एक बायर हिंदुस्तान के एक मैन्युफैक्चरर से एक शर्ट खरीदता है 100 रुपए की। आज वो शर्ट उसे 100 रुपए की पड़ती है, लेकिन अगर ये अमेरिका की नई हुकूमत, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन 20% का टैरिफ शर्ट्स पर लगा दे, एपरल्स पर लगा दे, तो वो 100 रुपए की शर्ट अमेरिका के बायर को 100 रुपए की नहीं 120 रुपए की पड़ेगी। तो वो अमेरिका का बायर हिंदुस्तान से 120 रुपए की शर्ट खरीदने की बजाय 108 रुपए की, 105 रुपए की, 104 रुपए की वियतनाम, फिलीपींस और बांग्लादेश जैसे देशों से खरीदेगा। यह है टैरिफ का खेल, जिसके चलते एक्सपोर्ट्स घटेंगे, मांग घटेगी, कारखाने बंद होंगे, रोजगार जाएगा। सर, पहला, आईटी एक्सपोर्ट्स। भारत $245 बिलियन का सालाना आईटी एक्सपोर्ट करता है। इसका 80% एक्सपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को होता है। सबसे बड़ा प्रहार आईटी एक्सपोर्ट्स पे होगा। दूसरा, 15 से 25% यूएस टैरिफ्स इंडियन एपरल्स यानी कि टेक्सटाइल्स पर लगने जा रहे हैं, जिसका मैंने उदाहरण अभी आपको दिया। इसके चलते कॉस्ट एडवांटेज भारतीय मैन्युफैक्चरर्स की घट जाएगी, सोर्सिंग और बाइंग हिंदुस्तान से बंद हो जाएगी, और करीब करीब एस्टिमेट्स बताते हैं 2 मिलियन जॉब्स भारत की टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री की बंद हो जाएगी, जिसमें मेरे लुधियाने, पंजाब से लुधियाने में बहुत सारे टेक्सटाइल हब्स हैं, तमिलनाडु में है, गुजरात में, उनको सबको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सर, इसके साथ साथ प्रपोज टैरिफ्स ऑन इंडियन फार्मास्यूटिकल्स डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन लगाने जा रही है। आज जितने भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, जेनरिक ड्रग्स, जेनरिक दवाइयां भारत यूएस को एक्सपोर्ट करता है, उन सब पर यह इंपोर्ट ड्यूटी लग जाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगा 40% यूएसए की जितनी खपत है उसके 40% जेनरिक दवाइयां और ड्रग्स भारत सप्लाई करता है। तो इतना बड़ा प्रहार भारत की इंडियन फार्मा इंडस्ट्री पे होने जा रहा है, जिसके चलते रेवेन्यू लॉसेस और जॉब लॉसेस होने जा रहे हैं। तीसरा पॉइंट, प्रपोज्ड 25% यूएस टैरिफ ऑन इंडियन ऑटो कंपनीज। ऑटोमोबाइल, ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों पर 25% की ड्यूटी लगाने जा रही है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके चलते $14 बिलियन का ट्रेड इंपैक्ट होने जा रहा है। और इसके चलते भारत में मैन्युफैक्चर हो रही ऑटोमोबाइल्स की डिमांड घटेगी, एक्सपोर्ट घटेगा, कारखाने बंद हो गए और 10 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। सर, चौथा और महत्वपूर्ण पॉइंट, एक बहुत बड़ी बेरोजगारों की फौज भारत की ऑलरेडी बेरोजगार फौज में जुड़ जाएगी। पूछिए कैसे सर? सर, 7,25,000 वो लोग जो बिना दस्तावेज के रह रहे हैं, जिन्हें अमेरिका कह रहा है हम भारत भेज देंगे। 1 मिलियन वो लोग जिनका ग्रीन कार्ड अभी पेंडिंग है, उनका ग्रीन कार्ड कैंसिल हो जाएगा। लाखों H1B वीजा एप्लीकेंट जिनका H1B वीजा मिलना अब नामुमकिन सा हो गया है। और उसके अतिरिक्त भारत में जो टेक्सटाइल्स, फार्मा, आईटी और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसमें जॉब ले ऑफ्स होंगे। यानी कि इन लाखों लोगों की, एक जो अनएम्प्लॉयड लोगों की फौज भारत आकर भारत की ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड लोगों की फौज में जुड़ जाएगी, उसको कैसे हम इस इकोनॉमिक साइकिल में रीइंटीग्रेट करेंगे, कैसे इस अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट का सामना करेंगे। सर, मेरा आखिरी पॉइंट इस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो इकोनॉमिक इंपैक्ट भारत पर पड़ेगा उसके संदर्भ में है, वो ये है सर कि भारत की फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंसेस घट जाएंगी, भारत का फॉरेक्स रिजर्व्स घटेगा। सर, वर्ष 2024 में डॉक्यूमेंटेड एंड अनडॉक्यूमेंटेड प्रवासी भारतीय जो यूएस में रहते हैं, उन्होंने कुल मिलाकर $111 बिलियन
भारत भेजे, यानी कि वहां पर जो आदमी रहता है वो कमाई करता है, वो पैसा हिंदुस्तान भेजता है ताकि हिंदुस्तान में जो उसका परिवार, बूढ़े माँ बाप, बीवी बच्चे, भाई बहन है, वो सम्मानजनक जीवन जी सकें। जब उनकी नौकरियां ही नहीं रहेंगी, जब वो पैसा ही नहीं कमाएंगे तो वो क्या पैसा भेजेंगे? जब वो पैसा नहीं भेजेंगे तो भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स घटेंगे, और फॉरेक्स रिजर्व्स घटने की वजह से रुपया और कमजोर होगा और डॉलर और मजबूत होगा। सर, भारत की कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शंस में 3 से 4 हजार करोड़ का नुकसान होने जा रहा है इस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के प्रपोज टैरिफ्स की वजह से। और इन्फोसिस, टीसीएस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां अब 80 से 90% अमेरिकी लोगों को नौकरियां देंगी। भारतीय जो H1B वीजा पे वहां काम कर रहे हैं उनको निकालने का काम शुरू होने जा रहा है। सर, जो अमेरिका कहता है वो भारत हमेशा से करता है, एक वफादार दोस्त की तरह। अमेरिका कहता है ईरान से कम तेल खरीदो, हम कम तेल खरीदते हैं। अमेरिका कहता है मुझसे वेपन्स खरीदो, हम डिफेंस हेलीकॉप्टर्स उनसे खरीदते हैं। अमेरिका कहता है फलाने देश पे मैंने सैंक्शन लगा दिया, इस पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, इससे आप अपना व्यापार बंद कर दो, हम व्यापार बंद कर देते हैं। अमेरिका कहता है रशिया से डिफेंस एयर सिस्टम ना खरीदो, हम उसे निलंबित कर देते हैं। लेकिन उसकी इन सारी चीज़ों को मानने और एक वफादार दोस्त होने के नाते हमने ये चीज़ें मानी भी, उसके बदले भारत को मिलता क्या है सर? और सर, सबसे जरूरी बात, भारत में एक बहुत बड़े वर्ग ने और खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया ट्रंप को जिताने के लिए कि ट्रंप चुनाव जीत जाए। न जाने कितने ट्वीट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे वीडियो बना कर डाले कि ट्रंप जीत जाए। यहां तक कि कुछ लोगों ने तो हवन और अनुष्ठान भी किए कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति फिर से बन जाए। लेकिन उसके बदले हमें हासिल क्या हुआ? पहला झटका जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया सर, वो भारत को दिया। सर, इन 104 भारतीय जो वापस आए हैं, जिनकी हाथों में जंजीरें और पैरों में बेड़ियां थी, उनके लिए भी सर 4 पंक्तियां लाया हूं, गौर फरमाइएगा। सपना था कि अमेरिका जाकर कुछ कमाएंगे, ये नहीं पता था कि ऐसे बांध कर वापस लाए जाएंगे। हाथों में हथकड़ी, पैरों में बंधी रही बेड़ियां, दर्द से टूटती और चटकती रही एड़ियां, कस के बांधा जंजीरों से जैसे कोई सामान, टपकते आंसू सुनाते हैं क्रूरता की दास्तां। सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा मंजर, मगर अपनों ने ही खोप दिया पीठ में खंजर। क्या बीती होगी उन पर, ये वो ही जानेंगे, उनके जख्मों को विदेश मंत्री नहीं पहचानेंगे। हर चेहरे पर लिखी है क्रूरता की कहानी, हर चेहरे पर लिखी है क्रूरता की कहानी, गुनाह सिर्फ इतना कि वो है हिंदुस्तानी। सर, अंत में मैं बस समाप्त कर रहा हूं सर। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा डीवैल्यूएशन ऑफ द इंडियन रुपी पर, कि गिरता हुआ रुपया। सर, रुपये आज ऑल टाइम लो पर है। जब मई 2014 में ये सरकार बनी थी तब $1 58 के आसपास मंडराता था। आज ₹1 87 रुपीज के आसपास मंडरा रहा है, विच इज एन ऑल टाइम लो। सर, रुपया कोई कागज की एक टुकड़ा, कोई पीस ऑफ पेपर नहीं है। रुपया कोई करेंसी भी नहीं है। रुपया हमारी देश की प्रतिष्ठा है। करेंसी गिरती है तो देश की प्रतिष्ठा गिरती है। तमाम देश एक दूसरे देश को कितना सम्मान देना है, ये इस बात से भी तय करते हैं कि उसकी करेंसी की कितनी वैल्यू है। और अगर हमारी इंटरनेशनल पहचान कमजोर होती है तो हमारी अर्थव्यवस्था भी कमजोर होगी। सर, इसके साथ साथ जैसे जैसे रुपया गिरता है, हमारे देश में इन्फ्लेशन वैसे वैसे बढ़ती है। इसलिए क्योंकि हम बहुत सारी वस्तुएं इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी हमारे देश के टोटल इन्फ्लेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगा सर, कि मान लीजिए एक शर्ट हम अमेरिका से खरीदते थे 74 रुपए की पिछले साल, क्योंकि $1 74 का था। आज वही शर्ट खरीदने के लिए हमें 86-87 रुपए देने पड़ेंगे। यानी कि भारत के लिए वो कॉस्ट पड़ेगी, भारत के बायर के लिए कॉस्ट पड़ेगी, और इन टर्न वो ज्यादा कॉस्ट आम आदमी को पास ऑन करी जाएगी। सर, 5 प्रकार की इन्फ्लेशन बढ़ रही है, क्योंकि डॉलर बढ़ रहा है और रुपया गिरता जा रहा है, रुपये न्यूनतम स्तर पे आके खड़ा हुआ है। पहला है फूड इन्फ्लेशन। सर, भारत एडिबल ऑयल्स और पल्सेस बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करता है। भारत की खपत का 56% एडिबल ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, और भारत की पल्सेस की कंजम्पशन का 15% क्वांटिटी हम इंपोर्ट करते हैं। जब इतनी बड़ी क्वांटिटी में हम ये चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, तो अगर रुपया गिरेगा, डॉलर कमजोर होगा, तो हमारा फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा। दूसरा इन्फ्लेशन जो बढ़ेगा वो है एनर्जी इन्फ्लेशन। सर, हम अपने क्रूड ऑयल यानी कि पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल्स जिसे मैं कहूँ, उनको इंपोर्ट करते हैं।
85% भारत की जितनी खपत है उसका हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं अन्य देशों से। उसके अतिरिक्त कोल और नेचुरल गैस भी इंपोर्ट करते हैं। जब रुपया गिरेगा तो ये एनर्जी बास्केट की जो वस्तुएं हैं इनका दाम भी बढ़ेगा और ये और महंगी होती जाएंगी। और जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो हर चीज पर इंपैक्ट आएगा, चाहे वो रोटी, कपड़ा, मकान, सब्जियां, फल और दूध ही क्यों ना हो। और इसी के चलते जब क्रूड ऑयल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घटता भी है, हम उसका लाभ अपने नागरिकों को नहीं दे पाते, क्योंकि भारत सरकार की तो जेब ढीली ही होती रहती है, क्योंकि रुपया गिर रहा है, ज्यादा रुपया हमें देना पड़ता है डॉलर खरीदने के लिए। सर, तीसरा इन्फ्लेशन जो डीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी के चलते होगा वो है हेल्थ केयर इन्फ्लेशन। बल्क ड्रग्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स और हेल्थ केयर कंज्यूमेबल्स बड़ी तादाद में अन्य देशों से भारत खरीदता है, जिसके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स डॉलर में सेटल किए जाते हैं। इसके चलते रुपए गिरने की वजह से हेल्थ केयर के आइटम्स भी महंगे होते जाएंगे। चौथा इन्फ्लेशन है सर एजुकेशन इन्फ्लेशन। लाखों लोग, भारत के लाखों बच्चे विदेश में पढ़ाई करते हैं। माँ बाप कमाते तो रुपए में हैं, लेकिन ट्यूशन फी, अकोमोडेशन फी, लिविंग एक्सपेंसेस, ये तमाम चीजें डॉलर में खर्च करने पे मजबूर होते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा अगर किसी को हिट करेगा ये डीवैल्यूएशन ऑफ द इंडियन रुपी, तो उन लोगों को करेगा जो विदेश में पढ़ रहे हैं। सर, आज से 4 साल पहले एक संपन्न परिवार अगर अपने बच्चे को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन कोर्स कराने के लिए भेजता था तो करीब करीब 1 करोड़ रुपए का खर्चा आता था। आज क्योंकि डॉलर इतना मजबूत और रुपया इतना कमजोर हो गया है, ये अमाउंट बढ़ के 2 से 2.5 करोड़ रुपए हो गया। सर, इसी के साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि 5वीं बड़ी इन्फ्लेशन जो इस देश में होने जा रही है गिरते हुए रुपए के चलते, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स इन्फ्लेशन। सर, मेजर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भारत इंपोर्ट करता है। सर, समाप्त कर रहा हूं। भारत इंपोर्ट करता है। इन सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की सेटलमेंट यूएसडी में होती है। जब रुपया गिरता है, ये सारे पदार्थ भारत में महंगे मिलेंगे, यानी कि महंगा लैपटॉप, महंगा फोन, महंगा टैबलेट, महंगा आईपैड। और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इंपोर्ट करते हैं इनपुट के लिए, वो भी महंगा होता जाएगा। सर, अंत में मैं बस एसबीआई की एक रिपोर्ट कोट करना चाहूंगा जो बताती है कि अगर रुपया 5% गिरता है तो भारत में इन्फ्लेशन 0.5% बढ़ती है। डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन डिक्लाइन ऑफ द इंडियन रुपी एंड इंक्रीज इन दी इन्फ्लेशन। अंत में बस इतना कहूंगा सर, कई बार राजनीतिक बयान आते हैं जब रुपया गिरता है। एक मंत्री हैं, एक मंत्री, बस समाप्त सर 30 सेकंड्स, एक मंत्री रहे वाजपेयी सरकार में भी, इस सरकार में भी रहे, अब तो नहीं है खैर, लोकसभा में एमपी हैं। उन्होंने एक बयान दिया था जब रुपया गिरा था। उन्होंने कहा था द वर्थ ऑफ द इंडियन रुपी अगेंस्ट द डॉलर वाज इक्विवेलेंट टू राहुल गांधीज एज व्हेन यूपीए केम टू पावर। टुडे इट इज इक्वल टू सोनिया गांधीज एज एंड वेरी सून इट विल टच मनमोहन सिंह एज। सर, आज लोग वो कहाँ हैं? आज क्यों नहीं बयान देते? आज रुपए पे क्यों नहीं चिंता करते? अब कोई ध्यान क्यों नहीं देता? रुपए पर बयान क्यों नहीं देता? रुपया तो हर दिन गिर रहा है, अब कोई रुपए पे गिरते रुपए पे ज्ञान क्यों नहीं देता? ये मैं पूछना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट श्री राम जी।